हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीएससी के एग्जाम पेपर में कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास रेप्टिलिया, यानी कि क्लासिफिकेशन भी एक एडिशनल टॉपिक आपसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसके स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्लासिफिकेशन को भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग क्लास रेप्टिलिया का जनरल फीचर्स लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है क्लास रेप्टिलिया के अंदर लगभग 10,000 स्पीसीज पाई जाती हैं। लगभग 10,000 स्पीसीज डिस्कवर किए गए हैं। बाकी जैसे जैसे आगे ये डिस्कवरी होती रहेगी ये नंबर्स बढ़ता रहेगा। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें स्टूडेंट्स की क्लास रेप्टिलिया के अंदर लगभग 60% उन सभी स्पीसीज में 60% लीजर्ड ही पाई जाती हैं, जिनमें कि स्नेक भी प्रेजेंट रहता है। स्नेक की बात करें तो लगभग 35% स्नेक ऑक्यूपाई करता है। टर्टल लगभग 3 से 4% ऑक्यूपाई करता है। यानी कि जब भी आप क्लास रेप्टिलिया के जनरल फीचर्स को लिख रहे हैं तो उस टाइम अपने दिमाग में इमेज बनाएं, एक तो स्नेक की और एक छिपकली से जैसे दिखने वाले किसी एनिमल की, यानी लिजर्ड की। तभी आप लोग उसके सारे फीचर्स को आसानी से लिख पाएंगे। टर्टल भी होता है, लेकिन कछुआ जो है लगभग 3 से 4% ही इसके पूरे स्पीसीज को ऑक्यूपाई करता है। इनके बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी मोस्टली 4 भागों में 4 पार्ट में डिवाइड रहती है। एक हेड रहता है, एक नेक रहता है, एक ट्रंक होता है और एक टेल यानी कि पूंछ में डिवाइड रहता है। आगे लिखेंगे इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स, रेप्टाइल्स प्रथम एमनियोटिक पृष्ठवंशी है जिसमें कि अनिश्चित काल तक पानी से बाहर रहने की क्षमता होती है। भले ये एम्फीबियन से विकसित हुए हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर ये जो है पानी के बाहर पूरे जीवन सरवाइव कर सकते हैं। इन्हें पानी की आवश्यकता नहीं होगी। अगर ये पानी के अंदर नहीं जाते हैं पूरे धरती पर ही ये सरवाइव कर सकते हैं। ये कार्बनी युग में रहने वाले विशेष प्रकार के एम्फीबियन पूर्वजों से विकसित हुए माने जाते हैं, जिन्होंने धीरे धीरे कवचित एमनियोटिक अंडे देने का स्वभाव एक हैबिटाट बना लिया था। इनके जो अंडे रहते हैं एक हार्ड कवच से लेयर्ड रहते हैं। मीसोजोइक युग में लगभग 300 लाख वर्षों तक भूमि पर इनका आधिपत्य रहा था। हेडिंग डालीजिए स्टूडेंट्स, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर। अब आपको पॉइंट वाइज सभी पॉइंट को नोट डाउन करना है। लगभग मैं 20 फीचर्स को बताने वाला हूं। इन सभी फीचर्स को आप लोग लिखेंगे। अगर आप लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर ज्यादा प्रभावित होता है। सभी के सभी पॉइंट को ध्यान से समझना है, उसके बाद आपको नोट डाउन करना है। जैसे कि नंबर फर्स्ट, ये कोल्ड ब्लडेड टेरेस्ट्रियल क्रेनिएट्स होते हैं, असमतापी होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज करते हो। ठीक है, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी ये चेंज करते हैं। हमारी बॉडी की अगर हम बात करें, जैसे ह्यूमन की बात करें, तो हम लोग वार्म ब्लडेड होते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। डजंट मैटर कि बाहर सर्दियां हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में चला गया है, हम लोग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक जैसा मेंटेन करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ये एनिमल्स ऐसे हैं कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं। बाहर से अगर सर्दियां होगी तो बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर आप लोग ज्यादातर लिजर्ड को देखो, स्नेक को देखो, तो ये लोग धूप को सेकते हैं। ज्यादातर जो जल में रहने वाले सांप हैं, आप लोग उन्हें देखेंगे कि ये बाहर निकल करके सुबह सुबह सबसे पहले धूप को सेकते हैं, तभी इनकी बॉडी एक्टिव होती है, तभी ये जाकर के शिकार पर निकलते हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये जो है धूप से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। और स्थलचर का मतलब सिर्फ इतना कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, धरती पर रहने वाले क्रेनिएट्स होते हैं। क्रेनिएट उन्हें कहा जाता है जिनकी बॉडी में स्कल पाया जाता हो। जैसे हमारी बॉडी में हेड जो होता है स्कल बोन पाई जाती है। अच्छा, ये स्कल क्या होता है? ये एक राउंडेड बोन होती है जो कि हमारे ब्रेन को होल्ड करने का काम करती है। तो रेप्टाइल्स के अंदर भी खोपड़ी या स्कल पाया जाता है।
जिनमें 2 जोड़ी पेंटाडक्टाइल लिम्स पाई जाती हैं। 2 जोड़ी पेंटाडक्टाइल यानी कि 5 उंगलियों वाली लिम्स इनके अंदर प्रेजेंट रहती है। प्रत्येक पैर में 5 अंगुलियां होती हैं, इसीलिए हमने इन्हें पेंटाडक्टाइल कहा, जिन पर तेज नुकीले व अंदर की ओर मुड़े हुए क्लोव्स यानी नखर पाए जाते हैं। इसी की मदद से ये किसी भी एनिमल को चीर फाड़ देते हैं, अपने शिकार को चीरते हैं। इनका जो शरीर होता है वो सिर, धड़ तथा पूंछ में डिफरेंशिएट रहता है, भिन्नित रहता है, किंतु पूंछ पर पुच्छ पंख नहीं होते हैं। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट, इनकी जो स्किन रहती है, जो त्वचा होती है वो बहुत ही ड्राई रहती है, शुष्क रहती है, खुरदरी रहती है तथा नॉन ग्लैंडुलर रहती है, यानी कि इनकी त्वचा में ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं। बाह्य कंकाल यानी कि जो एक्सोस्केलेटल होता है, बाह्य कंकाल सल्क, अस्थिल प्रसल्कों तथा अस्थिल पट्टिकाओं के रूप में होता है। इनका जो एंडोस्केलेटल सिस्टम होता है, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। आप अपने शरीर को ध्यान से देखिए। हमारे शरीर में जो स्केलेटन पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही अदर एनिमल्स में भी पाए जाएंगे। अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर एक्सोस्केलेटन की यानी बाह्य कंकाल की, तो आप लोग अपने नाखून को देख लीजिए, आपके जो हेयर्स हैं वो सब एग्जाम्पल है बाह्य कंकाल की। लेकिन आंतरिक कंकाल की बात करें तो हड्डियां जो है हमारे बॉडी के अंदर पाई जा रही हैं, तो उसे हम इंटरनल या एक तरीके से एंडोस्केलेटल सिस्टम कहेंगे। तो यहां पर भी देखेंगे आप लोग, रेप्टाइल्स के अंदर भी एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है और एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट रहता है। तो जो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है, जो अंतः कंकाल है, वो हड्डियों का बना होता है। खोपड़ी जो होती है वो मोनोकोंडाइलिक होती है तथा इसमें एक या एक से अधिक टेम्पोरल फोसी होते हैं। पीनियल छिद्र भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, रेप्टाइल्स का एक जो टॉपिक है, इसमें आगे चल करके हम स्नेक बाइटिंग भी पढ़ेंगे, कैसे सांप जो है हमें बाइट करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, और जो पॉइजनस स्नेक होते हैं, नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 में आप लोग लिखेंगे, वर्टिब्रल जो होता है वो कशेरुक जो होता है वो प्रोसीलस होते हैं, स्टर्नम विकसित होता है तथा इसमें स्टर्नल पसलियां जो होती है वो लगी रहती है। इसमें जो दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं वो सिंपल होते हैं, तिकोने होते हैं, ग्रतदंती या थिकोडोंट होते हैं, पॉलीफियोडोंट तथा विभिन्न आकार के होते हैं। ये जो सांस लेते हैं वो फेफड़ों के द्वारा लेते हैं, लंग्स के थ्रू जो है इनका रेस्पिरेशन होता है। अगर अब बात करें इनके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की यानी हार्ट की बात करें, तो वो पार्शियल रूप से 4 वेश्म में विभाजित होता है। ठीक है, यानी कि मोस्टली अगर आप लोग रेप्टाइल्स के एनिमल्स को देखो तो उसमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। लेकिन यदि हम बात करें क्रोकोडिलिया के बारे में यानी मगरमच्छ के बारे में, तो उसमें आप देखेंगे 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ठीक है, नीले का विभाजन लगभग पूर्ण रहता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 में आप लोग लिखेंगे, ऑर्टिक आर्किस में जो है युग्मित रहते हैं, पेयर्ड रहते हैं तथा जो रीनल पोर्टल सिस्टम होता है वो बहुत ही कम विकसित होता है। अगर हम इनके ब्लड के बारे में इंफॉर्मेशन देखें तो इनमें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो उभयोतल अंडाकार यानी ओव्यूलर तथा केंद्रक युक्त होती हैं, यानी उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है, कपाल तंत्रिकाएं जो होती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं, क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो 12 पेयर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद पार्श्व रेखा तंत्र अनुपस्थित होता है तथा नेत्र यानी आईज और इसका जो कान होता है तथा नाक जो होता है वो सुविकसित होते हैं, यानी पूरी तरह से इसमें विकास हमें देखने को मिलता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 14 में लिखेंगे, इनमें जो वृक्क होता है, पश्च वृक्क मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। एक्सक्रीशन में आप देखेंगे तो ये जो है यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 15 में स्टूडेंट्स आप लोग नोट डाउन करेंगे, जो कि रिलेट करता है जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल व फीमेल जो बॉडी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग जंतुओं में होती है तथा इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आंतरिक होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आपका क्वेश्चन होगा सर ये इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है। आप लोग ज्यादातर एम्फीबियंस को देखोगे या फिर किसी फिश को देख लीजिए आप लोग, तो आप देखेंगे वो जो मछलियां होती हैं या जो फ्रॉग होते हैं ये सब अपने अंडों को पानी के अंदर रिलीज करते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल जो होते हैं अपने स्पर्म्स को, अपने अंडों को पानी के अंदर रिलीज करते हैं और पानी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो बॉडी के अंदर नहीं हुआ, पानी के मतलब बाहर हुआ, आउटसाइड द बॉडी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन अंदर हो, यानी कि जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो हम लोग स्पर्म्स को फीमेल बॉडी के अंदर ही रिलीज करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से रेप्टाइल्स के अंदर भी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है।
एग जो होते हैं, अंडे जो होते हैं वो बड़े होते हैं, पीतक युक्त होते हैं तथा कवच में बंद रहते हैं। एक हार्ड कवच इसमें पाया जाता है जो कि इसको सरवाइव करने में मदद करता है। अंडे भूमि पर ही दिए जाते हैं। एक चीज पता चल गई है कि रेप्टाइल जो वो ओविपेरस होते हैं क्योंकि ये अंडे देते हैं। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 17 की, तो अंडों में खंडी भवन अपूर्ण तथा मीरोब्लास्टिक होता है तथा एम्ब्रियो में फीटल मेम्ब्रेन्स बनती है। फाइनली स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।